Okay, so hello bachcho, and let's dive right into our topic, that is P block elements, group 16, 17 and 18. Now this part that I'm recapping for you is very important from MHT CET point of view, from your JEE mains point of view, and from your NEET point of view. No matter which exam you're preparing for, ये जो आपको मैं synopsis अभी पूरा समझा रहा हूँ ब्रीफ में, पूरा चैप्टर अपन बेसिकली रिवाइज करेंगे और ये काफ़ी यूज़फुल होगा। तो इन नोट्स को आप संभाल के रखना और एग्ज़ाम के वक्त रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और इन नोट्स को पहले गो थ्रू करना और फिर ही एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना। आपके मेजॉरिटी क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग्स। ओके, जैसे कि व्हाट आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 16 17। अच्छा, उसके पहले भाई पी ब्लॉक का डेफिनेशन क्या है ये बताओ। पी ब्लॉक को डिफाइन कैसे करते हैं? वो एलिमेंट जिसके अंदर एलिमेंट्स इन विच द आखिरी इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट बोले तो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, ओके, दैट एंटर्स द पी सब शेल। जो अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जाएगा तो उसको पी ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे, ऑब्वियसली ड, है ना, राइट। अच्छा, पी सब शेल ऑफ विच शेल? ऑफ nth शेल। nth बोले तो nth के लिए टेक्स्ट बुक में क्या वर्ड यूज करते हैं? अल्टीमेट शेल। कौन सा शेल? अल्टीमेट शेल। ओके, अब पी ब्लॉक में क्या क्या आता है 16 17 18 में? तो एलिमेंट्स, मैं यहाँ पर ग्रुप का नाम लिखता हूँ और उसके क्या लिखूंगा? एलिमेंट्स। तो ग्रुप 16 में क्या क्या आएगा? ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये मैंने ऑलरेडी थियरी लेक्चर भी है इसका, मैंने पूरा अपलोड किया हुआ है, आपको पता ही है। और उसमें काफ़ी डिटेल में आपको कौन से एलिमेंट किस तरह से उसके नाम याद करने, उसके शॉर्टकट्स वगैरह बताया, एंड दे आर वेरी पॉपुलरली अवेलेबल एवरीवेयर। ये कोई मैंने खुद नहीं बनाया, ये बहुत पुराने हैं शॉर्टकट्स। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। ग्रुप 17 एवरीबडी नोस क्या? फर्स्ट क्लास बिरयानी आई 8, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ग्रुप 18 क्या? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हेमा, नेहा और करीना जीरो रहेंगे। ओके, नाउ एमसीक्यू पॉइंट्स डायरेक्ट जो थोड़े से फालतू आपको लगते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, जो फैक्चुअल टाइप के, जो पूछ सकते हैं आपको कि ग्रुप 16 का कुछ अलग नाम है क्या? हाँ, इनका नाम है चाल्कोजेन। क्या है इनका नाम? चाल्कोजेंस। ये चौक जनरेटिंग, या बोल सकते हो आप बेसिकली ऑक्साइड जनरेटिंग जो होते हैं ना, इसके लिए इनका नाम जो है वो चाल्कोजेन है। ठीक है, चाल्कोजेंस। ओके, इस तरह से 17 अगेन वेरी पॉपुलर नेम, हेलो। हेलो मीन सॉल्ट, हेलोजेंस, सॉल्ट जनरेटिंग ग्रुप है। और ग्रुप 18 का तो नाम बचपन से ही पता है, जीरो ग्रुप या फिर इनर्ट ग्रुप या नोबल गैसेस का ग्रुप भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, एस्टाटीन जो है ये रेडियो एक्टिव, ये सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। जो आखिरी मेंबर है ये कैसे हैं? ये रेडियो एक्टिव है। इनके बारे में भी आपको थोड़े मैं एक्स्ट्रा छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो डायरेक्ट एमसीक्यूज में आ सकती है। जैसे कि ये बनाया गया था डीके ऑफ रेडॉन से। किससे? डीके ऑफ रेडॉन से, सॉरी, रेडॉन बनाया गया था डीके ऑफ रेडियम से। ओके, रेडियम को डीके, रेडियो एक्टिव डीके करके ये बनाया गया था। एस्टेटीन की हाफ लाइफ होती है, जहाँ तक मुझे याद, एक बार कंफर्म कर लेना ज़रूर टेक्स्ट बुक में, बट आई थिंक इसकी हाफ लाइफ जहाँ तक मुझे याद है ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड अराउंड 8.3 आवर्स की होती है। अब इनके कुछ जनरल पॉइंट्स टू रिमेंबर भी हैं इन तीनों ग्रुप्स के। वो जनरल पॉइंट्स रिमेंबर क्या हैं वो भी देखते हैं, चलो। जनरल पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको क्या क्या सीधे सीधे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो याद रखनी। यहाँ पे मैं फैक्चुअल चीज़ें नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं कोई वैसे फन फैक्ट्स नहीं बता रहा हूँ। ये पॉइंट्स टू रिमेंबर मतलब जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको इन सभी ग्रुप्स के बारे में पता होनी चाहिए। पहली तो ये चीज़ मैंने बता दी कि उनके नाम क्या हैं, और दूसरा कि भाई उन उन ग्रुप्स के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है ना। तीसरी चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए ऑब्वियसली वो है उनके एटॉमिक नंबर्स। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, फिर 8 बढ़ाते जाओ, 8 8 18 18 32, ये रूल सबको मालूम है। 8 बढ़ाओ यानी कि 10 हो गया। आर्गॉन इज 18, क्रिप्टॉन इज 36, 54 एंड 86। क्या किया मैंने? 8 8 18 18 32 ऐसा बढ़ाते गया। सेम वे फ्लोरीन का क्या है? 9, अगेन 8 8 18 18 32 बढ़ाते जाओ। 17, 35, 53 एंड 85।
एटॉमिक नंबर भी देखो फटाफट याद हो गए। ऑक्सीजन सबको मालूम है भाई 8, तो ये कितने रहेंगे 16, 34, 52 और 84। ओके, एटॉमिक नंबर्स। ओके, जनरल पॉइंट्स टू रिमेंबर में आपको क्या क्या याद रखना है भैया? आपको सबसे पहले याद रखनी है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या याद रखनी है? इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगेन ये मैं अलग तीनों ग्रुप्स के लिए लिख देता हूँ, ठीक है? ग्रुप 16, 17 और 18। इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे आसान तरीका यही है, आप क्या करो, ग्रुप वाइज पहले जनरल पॉइंट्स लिख लो, फिर स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखना ग्रुप्स के, और फिर स्पेसिफिक कुछ अगर एलिमेंट या कंपाउंड के स्पेसिफिक पॉइंट्स है वो लिखना। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना? तो जनरल पॉइंट्स, अब मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 16 का है NS2 NP4, इसका रहेगा NS2 NP5, इसका रहेगा NS2 NP6। सीधी बात है ना, क्योंकि यहाँ पे 2+4 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 2+5 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 2+6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें से आप और एक चीज़ भी निकाल सकते थे, क्या? इसमें से आप उनकी ग्रुप की जो वैलेंसी या ग्रुप का जो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी तुरंत निकाल सकते थे, वो भी निकाल लो फटाफट, है ना? तो आपको क्या करना है कि एक टेबुलर फॉर्म में देखो, एकदम इजी तरीके से अपन सिनॉप्सिस यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एंटायर ग्रुप, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप, ये भी लिख लेते हैं भाई कि पूरे ग्रुप का एक कॉमन। अच्छा, कॉमन नंबर ऐसा क्यों लिख रहे हैं भाई हम? क्योंकि ग्रुप में कभी कभी वेरिएशन होते हैं, बट एक ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर होगा पूरे ग्रुप में जो सारे ही एलिमेंट्स दिखाएंगे, जो सबके लिए कॉमन होगा, है ना? उसको हम क्या बोलते हैं? अपना कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ग्रुप। जैसे कि ग्रुप 16 में वो -2 होता है, ग्रुप 17 में वो -1 होता है, और ग्रुप 18 में वो जनरली 0 होता है। और अदर ऑक्सीडेशन नंबर्स वो दिखा सकते हैं क्या? है ना, अदर मतलब कि अदर पॉसिबिलिटीज, जरूरी नहीं कि हर बार दिखाएंगे, बट पॉसिबिलिटी है। हाँ, तो पॉसिबिलिटी क्या है देख, जैसे कि ग्रुप 16 का -2 से लेकर जनरली आपको +6 तक कुछ भी दिख सकता है। क्यों? क्योंकि बस देखो, आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, आपको वैसे 2 मिल जाते, -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते तो मजा आ जाता, ऑक्टेट हो जाता। या तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता आपसे, वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन क्या होती, 6 इलेक्ट्रॉन चले जाते, कौन सी बड़ी बात है? तो -2 टू +6 हो गया, ठीक है। सेम वे अगर मैं ग्रुप 17 की बात करूँ तो अब आप जज कर पाओगे, हाँ सर ये -2 टू +7 हो जाएगा। ऑफ कोर्स इसमें एक्सेप्शन क्या है? इसमें एक्सेप्शन है फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का -1 के अलावा कोई और नहीं बन सकता, क्योंकि फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीनने की किसी को औकात है ही नहीं पीरियोडिक टेबल में, सीधी बात है ना? ग्रुप 18 आप बोलोगे सर ये तो कंपाउंड ही नहीं बनाते, तो इनके आप कैसे लिखोगे? हाँ, इनके वैसे नॉर्मली नहीं लिखे जाते, करेक्ट, पर अदर ऑक्सीडेशन नंबर्स, जेनॉन के केस में +4 और +6 काफ़ी कॉमनली आपको देखने मिल जाते हैं। किसमें? ओनली इन जेनॉन। देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पैराग्राफ की तरह रीड करोगे तो बोर भी हो जाओगे, नींद भी आ जाएगी और याद भी नहीं रहेंगे। टेबुलर फॉर्म में करो, फटाफट याद रहेंगे एक्सेप्शंस के साथ। ओके, तो ये हुआ आपका कौन सा? ऑक्सीडेशन नंबर्स हुआ, बेसिक आइडिया। अब हम लोग स्पेसिफिक ग्रुप्स पे चलते, तो ये आपको जनरल पॉइंट्स है ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर और अदर ऑक्सीडेशन नंबर्स की पॉसिबिलिटीज भी समझ में आ गई। अब हम लोग स्पेसिफिक ग्रुप्स की तरफ चलते हैं, चलो। तो पहले हम लेते हैं ग्रुप 16, है ना, ऑब्वियसली। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक ऐसी चीज जो आपको बहुत परेशान करती है उसकी, क्या? सर ट्रेंड्स नहीं याद रहते, सर ट्रेंड्स डिफिकल्ट हैं, रटने पड़ते हैं, और एक्सेप्शंस तो और भी बहुत परेशान करते हैं। तो पहले ट्रेंड्स लिख लेते हैं, साथ में एक्सेप्शंस भी लिख लेते हैं, ठीक है? ओके, ज़्यादा बाय द वे पी ब्लॉक में ज़्यादा एक्सेप्शंस नहीं है, ठीक है, तो उसकी इतनी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ग्रुप 17 में एक आधे एक दो एक्सेप्शंस है, बट पी ब्लॉक में इन जनरल ग्रुप 16 17 18 में तो ज़्यादा नहीं है। तो सीईटी लेवल पे या नीट या जेई मेंस लेवल पे इतना इसका स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। हाँ, एस ब्लॉक में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, काफ़ी सारे, ठीक है, और आपको ऑर्डर्स याद रखने पड़ते हैं। ग्रुप 13 जो है पी ब्लॉक का, उसमें काफ़ी सारे एक्सेप्शन है, बट ऑनेस्टली 16 17 18 में इतने ज़्यादा नहीं है। हाँ, यहाँ पे ट्रेंड्स आप फोकस करो, तो मैं आपको पहले ट्रेंड्स लिखवाता हूँ ग्रुप 16 के, क्या क्या आपको ट्रेंड्स याद रखने हैं। अब ट्रेंड्स में रटो मत, ट्रेंड्स के सेट बनाओ। कैसे? एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखो, अटोमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस,
एटॉमिक वॉल्यूम्स, मतलब साइज बोल सकते हो बेसिकली, अगर सिंपल भाषा में बोलना है तो डेंसिटी, है ना। और इसमें और एक जोड़ लो ना, चलो साथ में और एक जोड़ लो, मेटालिक कैरेक्टर। क्या? मेटालिक कैरेक्टर, इसको ऐसे कर लो, एक के नीचे एक लिख लेते हैं, बेटर रहेगा। ये जो आपने, मैंने जितने भी आपके लिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिख दी, कौन सी? एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, एटॉमिक वॉल्यूम, डेंसिटी, मेटालिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप क्या होती है? डाउन द ग्रुप आपकी इंक्रीज होती होती, खत्म। बस आप सेट बनाओ ना, आप इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज लिखते बैठोगे, रटते बैठोगे, तो आपको लगा अरे कितनी प्रॉपर्टी, कुछ नहीं भाई, सेट बना दिया। एटॉमिक आयनिक रेडियस, एटॉमिक वॉल्यूम, डेंसिटी, मेटालिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब डाउन द ग्रुप बढ़ रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम में ये ऐसे इस सीक्वेंस में बढ़ते रहेंगे। गुड न्यूज फॉर यू इज देयर आर नो एक्सेप्शंस, इसमें कोई ज़्यादा एक्सेप्शंस नहीं, एटलीस्ट आपके लेवल पे, आपके सिलेबस के लेवल पे मैं बोलूँगा कोई भी मेजर एक्सेप्शंस यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है ना, सिंपल है, काफ़ी इजी लग रहा होगा अभी। चलो अब आगे बात करते हैं भैया कि भाई ऐसी भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी ना जो डाउन द ग्रुप, जैसे ये बढ़ रही हैं तो डाउन द ग्रुप कम होने वाली भी प्रॉपर्टीज होंगी, सीधी बात है यार, होनी ही चाहिए। नहीं होगी तो कैसा होगा कि भैया बहुत ना इंसाफी हो जाएगा ना, ना इंसाफी थोड़ी करेंगे, राइट। तो अब हम लोग उन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर सीधा सीधा पहला वाला देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, सीधे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी पे नहीं आने वाले, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट तो है ही, बट इसमें काफ़ी डायरेक्ट एमसीक्यू आएंगे। देखो अच्छा, ये सारी प्रॉपर्टीज, पहली बात ये समझ लेना कि ये सारी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, ये डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, कैसे होंगी? डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो आपको पूरा सेट आपका बन गया कि क्या क्या बढ़ने वाला है, क्या क्या कम होने वाला है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम बना दूँ तो ज़्यादा ऊपर वाले का होगा, है ना, और कम नीचे वाले का होगा। इस तरह से मैच कर लो, कंपेयर कर लो, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं एलोट्रोपी की थोड़ी सी डिटेल्स की। तो बॉस, ऑक्सीजन के दो एलोट्रोप्स होते हैं, कौन से? ऑक्सीजन और ओजोन। सल्फर के बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गामा सल्फर, है ना, डेल्टा सल्फर, और इनके अलग अलग नाम पे भी आपको एमसीक्यू पूछा जाता है कि अल्फा वाले को क्या कहते हैं? रोम्बिक। अल्फा वाले को क्या कहते हैं? रोम्बिक। बीटा वाले को क्या कहते हैं? मोनोक्लिनिक। क्या कहते हैं? मोनोक्लिनिक। एंड इट इज ऑल्सो द मोस्ट स्टेबल। ये सारे पॉइंट्स देखो, एसी में आपके पॉइंट्स इंक्लूड कर लो, ताकि अलग से आपको कोई पॉइंट रटते नहीं बैठना पड़े, ठीक है। मोनोक्लिनिक क्या है? मोस्ट स्टेबल भी है, ध्यान देना। मोनोक्लिनिक क्या है? मोस्ट स्टेबल है, ये याद रखना, मोस्ट स्टेबल, मोनोक्लिनिक, ठीक है। इसे मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ इसको, मोनोक्लिनिक इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। उसके बाद आपका आता है गामा सल्फर, ठीक है। गामा सल्फर को अपन बोलते हैं प्लास्टिक सल्फर। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक सल्फर। और डेल्टा ऑब्वियसली इज कोलॉइडल, कोलॉइडल सल्फर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर देखें एलोट्रोपी और भी हैं, जैसे टेलुरियम में भी होती है या पोलोनियम में भी होती है, बट वो इतने सारे नहीं है आपके सिलेबस में। अगर आप ये दो, ऑक्सीजन का दो और सल्फर के चार, वैसे सल्फर के और भी हैं बट चार पता है आपको, और उसमें से कौन सा सबसे स्टेबल है वो भी मालूम है, तो बहुत है, मोर देन इनफ, ठीक है, चिंता नहीं करनी। बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है, टॉप टू बॉटम कम हो रही है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि जो एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो भी कम होगी। ऑक्सीजन की तो अब नॉर्मली हाई रहेगी ना भाई, क्योंकि साइज भी छोटा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सारी चीज़ें। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी उसी तरीके से, है ना, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी हाई होती है, तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी जो है वो उसी तरीके से डाउन द ग्रुप कम होती जाती है, ठीक है ना। वेरी गुड। अब इसके बाद इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे चलते हैं। तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स आपके, जैसे कि ग्रुप 16 का सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, जिसको आप बेसिकली डाई ऑक्सीजन बोलते हो,
ठीक है। अब अगेन टेक्स्ट बुक में अगर आप एनसीईआरटी खोलो या स्टेट टेक्स्ट बुक खोलो तो लंबे चौड़े आपको प्रेपरेशन के रिएक्शन, उसके रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको जैसे सिंप्लीफाई कैसे करना है ज़रा देखते हैं अपन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पहले फटाफट देख लो, और अगेन इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, इसको चार्ट फॉर्म में बनाओ या एक छोटे से फ्लो चार्ट या एल्गोरिदम के फॉर्म में बनाओ और लर्न करो। क्या क्या है देखो, आप ऐसे कर सकते हो कि आपके पास KClO3 है, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, उसको लिया, हीट किया। फिर आपके पास है आपका मर्क्यूरी का ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। फिर आपके पास है आपका सिल्वर का ऑक्साइड। देन यू हैव योर लेड का डाइऑक्साइड PbO2। then you have your hydrogen peroxide H2O2, then you have water, and then you have air। एयर को तो मैं लिख भी नहीं रहा, मतलब दैट्स एन इंसल्ट टू योर इंटेलिजेंस, तो छोड़ दो। ठीक है, अब देखो सिंपल क्या करना है आपको, कहाँ पे कंफ्यूजन आता है भाई। सबसे पहली बात तो भाई पोटेशियम क्लोरेट जब आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो ऑक्सीजन बनाना ऑक्सीजन है, ठीक है, मालूम है कि हाँ सर इसमें से बनेगा तो ऑक्सीजन ही, सीधी बात है भाई। लेकिन साथ में कंपाउंड्स क्या बन रहे हैं, इसकी दिक्कत होती है। तो इसमें से KCl प्लस ऑक्सीजन बनेगा, बैलेंसिंग आप कर लो, KCl प्लस ऑक्सीजन। इन दोनों में खासियत क्या है, इन दोनों में मर्क्यूरी और सिल्वर में खासियत क्या है, मर्क्यूरी और सिल्वर में प्योर ऑक्सीजन मिलेगा। क्या मिलेगा, O2 मिलेगा सीधा, बट प्योर, यानी कि मेटल अलग ऑक्सीजन अलग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट देखो MCQ में आ जाता है। ठीक है, फिर इन दोनों में लेड और इसमें खासियत क्या है, लेड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, इनमें ऑक्साइड, मतलब कि लेड आपने PbO2 लिया, लेड आपने क्या लिया, PbO2 लिया, तो वो PbO बनाएगा। फिर इसमें आपने H2O2 लिया तो वो H2O बनाएगा, मतलब ऑक्सीजन तो निकालेगा बट ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन ऐसा निकालेगा। मतलब कंप्लीटली प्योर है क्या, नहीं, साथ में एक बाय प्रोडक्ट भी है। बस इस तरह से याद रखना है यार, कुछ नहीं। देखो ये लेस रिएक्टिव वाले मेटल थे तो ये कंप्लीटली छोड़ दिया ऑक्सीजन को, ये काफ़ी रिएक्टिव था तो इसने KCl, मतलब KCl पकड़ा, क्लोरीन पकड़ा, और बाकी जो थे उन्होंने क्या किया, अपने अपने एक एक ऑक्साइड को अभी भी मेंटेन रखा। सीधी बात। वाटर सबसे इजी, वाटर का क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, बात खत्म। क्या होगा, H2 प्लस, खत्म। देखो कितना, 5 मिनट, 5 मिनट ज़्यादा बोल दिया मैंने, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, सारे आपके ऑक्सीजन के, और विद MCQ पॉइंट्स कि भाई किसमें प्योर, किसमें इम्प्योर, किसमें क्या बाय प्रोडक्ट, विद MCQ पॉइंट सब डन। ओके, ये आपके ऑक्सीजन के क्या बन गए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ MOP। अब इसी के करते हैं रिएक्शंस, रिएक्शंस भी देख लो भाई। और रिएक्शंस में इसमें आपको एकदम मतलब एक मस्त रामबाण चीज़ बताने वाला हूँ, जिससे आपको काफ़ी सारे MCQs में डायरेक्ट हेल्प हो जाएगी, और आगे अभी कुछ एलिमेंट्स के में भी और ज़्यादा हेल्प और अच्छे से हो जाएगी, कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसेस, है ना। रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या करना है आपको, देखो कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सारे मेटल्स के पहले कर लो फटाफट। ठीक है, कैल्शियम एल्यूमिनियम ये मेटल के हो गए। फिर नॉन मेटल पकड़ो, फॉस्फोरस, कार्बन। फिर एसिड पकड़ो, HCl, है ना। फिर एसिडिक गैस हो गई SO2। फिर ये पकड़ लो अपनी जिंक का सल्फाइड। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सबका सबका अब मैं बार बार पूरा थोड़ी लिखूंगा, समझ गए ना आप तो बात को, कि हाँ सर हर एक का किसके साथ किसके साथ रिएक्शन कराना है, ऑक्सीजन के साथ ही तो कराना है ना। तो हर एक का मैं रिएक्शन किसके साथ करा दूंगा, ऑक्सीजन के साथ। देखो आप टाइम वेस्ट क्या करोगे कि अच्छा अरे हर एक का हम विद ऑक्सीजन पूरा लिखे बैलेंस करें, भाई कुछ नहीं है। बेसिक तरीके से दिमाग लगाओ कि ये मैंने पूरी लिस्ट लिख दी, हर एक का ऑक्सीजन के साथ ही होने वाला डिफॉल्ट है। क्या क्या बनेगा देखो भाई, जो मेटल है वो तो अपनी वैलेंसी के औकात अनुसार, अपनी वैलेंसी अनुसार एक ऑक्साइड बना देगा, जैसे कैल्शियम CaO बनाएगा क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 है। एल्यूमिनियम क्या बनेगा, Al2O3 क्योंकि उसकी वैलेंसी 3 है। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, तो फॉस्फोरस क्या बना सकता है, P2O3 भी बना सकता था, P2O5 भी बना सकता था। अब वो क्या बनाता है, देखो यूनिक चीज़ है यहाँ पर, ये 2 मोल P2O5 बनाता है, जो कि एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है P4O10 में, P4O10 में। ठीक है, ये फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड है, ठीक है ना। ये क्या है, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। इसमें मतलब ये रोमन 5 लिखा, मतलब इसमें फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या है, 5। ठीक है, कार्बन के साथ क्या बनेगा, पहले भाई CO बनाएगा, और एक्सेस डाल दोगे तो
CO2 बना देगा। कौन सा रॉकेट साइंस है भाई, सिंपल है यार, ठीक है ना। HCl के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग काम होता है इसका, इसको स्टार मार्क करना भाई। HCl के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग काम होता है। यहाँ पर एरो पे होता है आपके पास CuCl2 और हीटिंग करते हो आप, तो उसमें क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और साथ में मिलता है क्लोरीन जो एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन के लिए यूज हो जाता है ये प्रोसेस। इसका एक नाम भी है, आई एम श्योर आप लोगों को नाम इसका आता होगा, ठीक है। फिर आपके SO2 के साथ ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी स्टार मार्क करना, ठीक है। अब मैंने कहा ना कि आगे प्रोसेसेस में ये सारे काम आने वाले, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। SO2 के साथ में यहाँ पर V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड आपका एक ये है, क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट है, और ये आपको क्या देता है, SO3। तो SO2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे वेनेडियम पेंटॉक्साइड के केस में, तो आपको क्या मिल जाता है, SO3 मिल जाता है। जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्ट किया तो ZnS ZnO में बदल गया और साथ में मिला SO2। अगेन देखो ये वाला भी मैन्युफैक्चर ऑफ SO2 में काम आ जाएगा, है ना। अब इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट क्या था, ध्यान में देना, ध्यान में रखना, हाँ। ये मैन्युफैक्चर ऑफ SO2 का काम हो गया, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया ये मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन का काम हो गया। इसका नाम है डीकन्स प्रोसेस, नाम पता होना चाहिए, डीकन्स प्रोसेस, हाँ, डीकन्स प्रोसेस। और ये वाला दिस इज not directly for SO3, this is for manufacture, it's one of the steps for manufacture of sulfuric acid contact process में ये काम आता है ये वाला। अब भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर जब रिवीजन कराया ग्रीन केमिस्ट्री का, तो वहाँ पर भी कराया था, ये सारे नैनोटेक और ग्रीन केमिस्ट्री में ये सारे आपको कैटलिस्ट डायरेक्टली पूछे हुए हैं, ध्यान में रख लेना, ठीक है। और आखिरी तो यार ये बहुत ही ईजी है, सबको मालूम है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑक्सीजन के साथ हीट करो, CO2 + H2O बनेगा, बैलेंसिंग कर लो, बाकी भाड़ में गया, ओके। उसके बाद एक बड़ा पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों, वो है टाइप ऑफ ऑक्साइड्स पे, वो है टाइप ऑफ ऑक्साइड्स पे। सबसे ज़्यादा बच्चे ये कंप्लेंट लेके आते हैं कि सर कौन सा वाला ऑक्साइड कैसा है वो याद नहीं रहता। चलो एक तो हिंट तो ये है कि चलो मेटल के जो है वो बेसिक होंगे, नॉन मेटल के जो है वो एसिडिक होंगे, ये तो मालूम है अपने को एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स याद करने में सर डिफिकल्टी आती है, तो वो अभी याद करा देते हैं, 2 मिनट का काम, कौन सी बड़ी बात है, वो फटाफट। तो मेटल्स के ऑक्साइड कैसे हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, है ना। नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे हैं बच्चों, नॉन मेटल का कोई भी ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा, तो आप बोलोगे वो सर एसिडिक होगा। नोटिस करना कि मैं स्मार्टली इसको ब्लू और रेड से लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो भी रजिस्टर हो जाए, ब्लू लिटमस रेड लिटमस होता है ना, कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, मैंने कलर कोडिंग के हिसाब से लिख दिया। अब ये मत पूछना सर एम्फोटेरिक को किससे लिखोगे, उसका कोई कलर तो है नहीं भाई, मालूम नहीं, ब्लैक से लिख देता हूँ, ठीक है। और न्यूट्रल, तो एम्फोटेरिक और न्यूट्रल आपके डायरेक्ट MCQ में पूछे जाते हैं, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, क्लियर कर लेना, इसके दोनों के शॉर्टकट दे दूंगा, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल ले लो भाई, तो बेसिक में तो कोई भी चेप दो आप, कोई भी चिपका दो, कैल्शियम का ऑक्साइड, बेरियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, है ना, मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटल में भी कोई भी चिपका दो भाई, SO2, CO2, N2O5, कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड चिपका दो। एम्फोटेरिक में आप लोग कंफ्यूज होते हो, तो एम्फोटेरिक में क्लियरली इसका एक शॉर्टकट ट्रिक ले लो, ट्रिक टू रिमेंबर, ट्रिक टू रिमेंबर, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, जनाबे आली प्लीज सिंग, है ना, हिंदी में बोलते चलो, जनाबे आली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाओ, इजी टू रिमेंबर, जनाबे आली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाओ, जिंक एल्यूमिनियम एंटीमनी आर्सेनिक लेड टिन एंड कैलियम। अब इसमें जिंक जो है ये तो D ब्लॉक का हो गया, P ब्लॉक में कौन से एल्यूमिनियम हो गया, आर्सेनिक एंटीमनी हो गए, लेड हो गया, टिन हो गया, कैलियम हो गया, ये सारे। जिंक जो है वो तो D ब्लॉक का है, ठीक है। D ब्लॉक में और एक आता है जो है वेनेडियम, ठीक है। तो जिंक और वेनेडियम ये जो है वो, और जिंक वेनेडियम क्रोमियम ये तीनों है, बट एटलीस्ट आपको अगर मैं सिर्फ P ब्लॉक के बोलूँ तो जिंक छोड़ के बाकी सारे ये P ब्लॉक के हैं, कौन से, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और न्यूट्रल के भी आपको ट्रिक टू रिमेंबर बता देता हूँ,
ये भी बहुत इजी है भाई, न्यूट्रल की भी सिर्फ 4 हैं आपके पूरे सिलेबस में। इसको लेके आप फालतू में फ्रस्ट्रेट होते रहते हो, इसको लेके ट्रिक कर लो। कोनो NO2H2, कोनो NO2H2 मतलब CONO NO2H2, खत्म, सिंपल है ना। NO2 नहीं, सॉरी N2O, क्या कर रहा हूँ, हाँ, कोनो N2OH2, कोनो N2OH2। ठीक है, 4 ही न्यूट्रल ऑक्साइड आपके पूरे सिलेबस में है। आप कोई भी लेवल की एग्जाम देने चलो जाओ, ये 4 न्यूट्रल ऑक्साइड के अलावा आपको पांचवा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, काफी सिंपल ट्रिक टू रिमेंबर। 4 न्यूट्रल हो गए, एम्फोटेरिक हो गए, बेसिक एसिडिक याद हो गए। नेक्स्ट इज सेट ऑफ रिएक्शंस फॉर ओजोन। ठीक है, तो ओजोन में एमओपी तो कुछ नहीं है यार, ओजोन के बहुत शॉर्ट में अपन ओजोन कर लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो एटमॉस्फेयर में ये बनता है बाय यूवी लाइट का एक्शन ऑन ऑक्सीजन। ठीक है ना, डाइऑक्सीजन पे यूवी लाइट के प्रेजेंस में सारा, ये सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, उतना उतना कोई ये नहीं है, ये सब फालतू लाइंस में लिख रहा है इसलिए ताकि आपको अगर एमसीक्यू में फैक्चुअल फॉर्मेट में लोग ने पूछ लिया तो आपको आने चाहिए। ठीक है, लैब में क्या होता है, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बनाते हो आप सेम तरीके से, सिर्फ यूवी लाइट की जगह पे आप इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज डाल दोगे, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, इसका एक छोटा सा फिजिकल प्रॉपर्टी जो था वो ये है कि भाई ये पेल ब्लू गैस होती है, और जैसे जैसे आप इसको गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड करते जाओगे तो इसका कलर जो है वो थोड़ा थोड़ा डार्क होते जाएगा। पेल ब्लू से थोड़ी डार्क ब्लू होगी, डार्क ब्लू से ऑलमोस्ट पर्पलिश या ब्लैकिश कलर में सॉलिड ये हो जाएगी। ठीक है, ओजोन गैस। ठीक है ना, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर कई बार सवाल आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्ट्रक्चर सर हम ऐसा बना दें क्या, ये सही है क्या, सब ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड मिल गया। नहीं भाई, आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस सेंटर वाले ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ओवरऑल क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है ना, ओके ना। ओजोन की मैन्युफैक्चरिंग तो मैंने बता दी कि भाई आप क्या करोगे, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैब में बनाना है तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज डालो और बन जाएगा, और एटमॉस्फेयर में तो बनता ही है। ओजोन के रिएक्शंस पे आप रोते हो कि अरे सर रिएक्शन याद नहीं रहते, भाई अभी 2 मिनट लो, सारे रिएक्शन याद हो जाएंगे। देखो अगेन क्या करना है, लिस्ट बनाओ। लेड सल्फाइड का रिएक्शन दिया है आपके ओजोन के साथ में आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है, फिर आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का दिया हुआ है, फिर आपका बेरियम ऑक्साइड के साथ दिया हुआ है, बेरियम के +4 ऑक्साइड के साथ, हाँ बाय द वे। फिर पोटेशियम आयोडाइड के साथ दिया हुआ है, NO के साथ दिया हुआ है ना। ये सारे रिएक्शंस आपके बुक में दिए हुए। अगेन हर एक का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो आप, ओजोन के साथ करा रहे हो। याद करने का बेहतरीन तरीका देख लो भाई, ओजोन के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो लिटरली लिटरली हर एक रिएक्शन में क्या करो, पहले ऑक्सीजन निकाल दो। ओजोन का काम ही यही है कि भाई जब वो रिएक्शन करेगा तो बाय प्रोडक्ट में क्या निकाल देगा, क्या निकाल देगा, ऑक्सीजन, खत्म। जैसे आपको मैंने ये याद होगा तो ये बताया था, डायजोनियम सॉल्ट की कोई भी रिएक्शन करो नाइट्रोजन निकाल दो, मेजोरिटी वही थे ना। बस यहाँ पे ऑक्सीजन निकाल दो और फिर चेक करो कि किसके साथ क्या बनने वाला है। जैसे लेड है तो भाई अच्छा खासा रिएक्टिव मेटल है, और सल्फेट, सल्फर था ही तो सल्फेट बना दो, अब बैलेंसिंग कर लो, खत्म। H2O2 है, ठीक है, उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन निकालना है तो बचा क्या, बोचू बच्चों, अगर H2O2 में से ऑक्सीजन निकालना है क्या बचा, H2O बचा। बेरियम के, बेरियम BaO2 है बेरियम के इसमें, तो क्या बन जाएगा, BaO प्लस ऑक्सीजन, खत्म। अब Ki में ओरिजिनल देखो, यहाँ पर निकालने के लिए ऑक्सीजन था ना, यहाँ पहले इसमें तो था नहीं, इसमें तो है नहीं, तो जहाँ निकालने के लिए नहीं है वहाँ क्या करेंगे, कुछ और नया कंपाउंड बनेंगे। जैसे सल्फाइड का सल्फेट बना दिया, अब यहाँ पर आयोडाइड का आप बोलोगे सर आयोडेट बना दे क्या, नहीं भैया आयोडेट नहीं बनाना है। क्यों, क्योंकि आयोडीन की टेंडेंसी होती है लीविंग करने की, हमेशा I2 रिडक्शन करके निकल जाता है कि नहीं। अच्छा ओजोन, अगेन अगर आपको ऐसा लगे कि क्या सर ये आप रट्टा मारने का है कि अपने को, नहीं भाई, ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो Ki में से क्या करेगा वो कि भाई I2 को बाहर निकाल देगा, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा, और जो ये है वो वाटर के प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करना है। यहाँ पे ये याद रख लेना, तो क्या बन जाएगा KOH, देखो इजी है, KOH प्लस I2 प्लस O। और NO भाई ये तो ऑब्वियसली क्या करेगा, अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, NO को क्या बना देगा, NO2। अगेन ये मत बोलना कि सर इसमें से ऑक्सीजन निकाल के हमने ऐसा कर लिया,
नहीं, वो ऑक्सीजन निकाल नहीं रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीजन निकाल नहीं रहा है, रिडक्शन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है भैया, ठीक है ना। तो अब ये भी आर्ग्यूमेंट आएगा, सर फिर यहाँ से ऑक्सीजन क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर इस मेटल का मोर स्टेबल ऑक्साइड फॉर्म है ये, है ना। पेरोक्साइड और वाटर में कौन स्टेबल है भाई, वाटर, तो वो बना दिया उसने। यहाँ पर बेरियम ऑक्साइड, BaO स्टेबल है या BaO2 स्टेबल है भाई, BaO स्टेबल है, सीधी बात। ठीक है, अगेन कॉमन सेंस और लॉजिक के हिसाब से सारे रिएक्शंस फॉलो हो रहे हैं, और आपको मैं पैटर्न्स बता रहा हूँ, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा रोते हो कि सर पैटर्न्स नहीं है तो हम याद नहीं कर पाते। देख लो पैटर्न्स हैं, हर एक रिएक्शन में पैटर्न है बच्चों, है ना। ओके, समझ में आ रहा होगा, बढ़िया। ग्रुप 16 देखो, बातों बातों में ग्रुप 16 खत्म, बस एक दो कंपाउंड बचे हैं, एक दो कंपाउंड है ग्रुप 16 के, खत्म। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। बस सल्फर डाइऑक्साइड पर जाने से पहले सिर्फ सल्फर की थोड़ी सी बात कर लें, कि सल्फर का मैंने आपको वैसे एलोट्रोप्स तो बता दिए, बाकी इसमें टाइम पास नहीं करना है, एलोट्रोप्स मैंने बता दिया। एक सल्फर के एलोट्रोप्स का एक टेबल दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, उसको एक बार रीड कर लेना, कौन किस में डिसॉल्युबल है, किसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, वो सारा रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट बेसिक आइडिया ले लेना रोम्बिक और मोनोक्लिनिक के डिफरेंसेस का। इसका एक स्ट्रक्चर जो आता है उसके ऊपर सवाल आता है, क्या आता है, पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। ये मेरा फेवरेट है, सबको पता है, ठीक है, जिन लोगों को मैंने थियरी में पढ़ाया था। वैसे अगर आपको डिटेल में इस चैप्टर का थियरी लेक्चर देखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है इस चैप्टर की, आप जाके पूरी देख लो, ठीक है ना। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के डाली हुई है, वो डिटेल में, ये सब अपन शॉर्ट में करते हैं, ठीक है। पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर कैसा है, S8 का स्ट्रक्चर। मैंने आपको क्या तरीके से बताया था, वंडर वुमन का साइन, है ना, वंडर वुमन का साइन इस तरह से, है ना। क्या करना है यहाँ पे, सल्फर जहां जहां कोने हैं वहां वहां पे सल्फर, देखो, खत्म, ये बन गया आपका पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। वंडर वुमन का साइन मतलब WW लिखा ना मैंने, ठीक है, ओके। और WW के जो कोने हैं उनको जोड़ना नहीं है, ध्यान देना फिर से, ओके। देखो ध्यान ध्यान से देखो यहाँ पे, केसरिया तेरा इश्क। अरे भैया, लव स्टोरी ने तो बिगाड़ दिया ना पूरा गाना, नहीं। और ये जो कोना है ना, इसको ऐसे, तो समझे, इसको ऐसे जोड़ लेना है, ठीक है? इस तरह ये बना ना W का साइन, और यहाँ पर आपका तैयार हो गया पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक बार अच्छे से देख लेना। अब चलते हैं सीधा कंपाउंड ऑफ सल्फर पे, ठीक है। अकरेंस की भी अगर कुछ बच्चों को ये है कि सर अकरेंस ये वो ये पॉइंट मिस हो गया, वो पॉइंट मिस हो गया, फिर से बोल रहा हूँ कि ये लेक्चर रिवीजन के हिसाब से, तो मैं एक एक लाइन और एक एक वर्ड नहीं बता सकता ऑब्वियसली, इतना टाइम कंस्ट्रेंट है। हाँ, फैक्चुअल चीज़ें जो है वो आपको थोड़ी सी टेक्स्ट बुक से तो पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि ये गलीना यानी कि PbS में पाया जाता है, जिंक ब्लेंड यानी कि ZnS में पाया जाता है, पायराइट्स यानी कि FeS2 में पाया जाता है, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू कि आप एटलीस्ट रीड कर लो, और उन फैक्चुअल क्वेश्चन, और वो ऐसी चीज़ें कि आपको MCQ में ऑप्शन देख के वैसे भी याद आ जाएगी, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप उतना तो आप रीड कर लेंगे बच्चों, ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड पे, है ना, SO2 पे। चलो फटाफट, SO2 पे बड़ा एक फेवरेट क्वेश्चन है उनका, कि वो स्ट्रक्चर के ऊपर कई बार सवाल पूछ चुके हैं आपके, CET लेवल पे भी, JEE लेवल पे भी, नीट लेवल पे भी, है ना। स्ट्रक्चर के ऊपर ये उनका बड़ा फेवरेट सवाल है, आपने देखा होगा। SO2 का स्ट्रक्चर उनको बहुत पसंद है, उसका बॉन्ड एंगल वगैरह पूछते हैं आपको। तो पहले SO2 का स्ट्रक्चर बना लो फटाक से, क्या बनेगा, ऑब्वियसली भाई हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही बनने वाला है ना, ऐसा, ठीक है, इस तरह से। तो इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सल्फर ने 3 बॉन्ड बना लिया उस पर पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, जैसे ओजोन का बनाया था अपने वैसा ही, है ना। और जो आपका बॉन्ड एंगल बनता है यहाँ पर, ये जो बॉन्ड एंगल है इसके बीच का, ये कितना है, 120 डिग्री से। कुछ टेक्स्ट बुक्स में आई थिंक सो बॉन्ड लेंथ भी दी हुई है, अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो बॉन्ड लेंथ वहाँ से लर्न कर लेना। बॉन्ड एंगल इसका 120 है, इतना ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। स्ट्रक्चर कैसा, शेप कैसा हो जाएगा, ये V शेप हो जाएगा, है ना। शेप कैसा हो जाएगा, ये V शेप हो जाएगा। ओरिजिनली sp2 हाइब्रिडाइज है, पानी के जैसा ही, जैसे आप अगर ऐसा लिखना चाहो, जैसे पानी को मैं ऐसे लिखता हूँ, तो सल्फर को मैं ऐसे लिखता हूँ, है ना। तो है तो ये V शेप, बेंड शेप, V शेप, जो भी आपको बोलना है, ओरिजिनली V शेप है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब इनकी बात करते हैं हम लोग मैन्युफैक्चर एज वेल एज इसके
रिएक्शंस की, डायरेक्ट इस पे चलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को मैन्युफैक्चर कैसे करना है, एमओपी। देखो अगेन स्मार्ट तरीका किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का लिखने का, भाई मेरे को बनाना एक ही चीज़ है तो सारी लिस्ट बना के एक साथ लिखो, खत्म करो। जैसे कि यहाँ पर सल्फर लिया, ऑक्सीजन के साथ हीट किया, बोलोगे सर वो तो यहाँ भी लिख सकते थे ना आप, जैसे मैंने ऑक्सीजन के रिएक्शंस लिखे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक देखो नॉन मेटल में और एक जुड़ गया आपका सल्फर के साथ ऑक्सीजन, है ना। ये स्मार्टनेस होती है ना, कि वहाँ नहीं लिख के मैंने यहाँ लिखा है, एक ही बात, आपका रिविजन यहाँ भी हो गया उस चीज़ का। ओके, SO2 यहाँ पर बन गया, ये SO3 भी बना लेते वेनेडियम पेटॉक्साइड डाल के, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में काम भी आ जाता। ओके, दूसरा आपके पास कोई सॉल्ट है, जैसे कि भाई Na2SO3 है, सोडियम का सल्फाइट है, उसको आप H2SO4 के साथ रिएक्ट कर लो तो आपको SO2 गैस मिल जाती है। जिंक का सल्फाइड है, जो अभी मैंने ऊपर लिखा जिंक ब्लेंड, इसको आप ऑक्सीजन के साथ हीट कर लो तो सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है। बाय प्रोडक्ट्स के पीछे मत पड़ो, आपको किससे क्या मैन्युफैक्चर करना है उसके ऊपर फोकस करना, ठीक है ना। जहाँ पर बाय प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। और जो नहीं बोला उसके लिए ज़्यादा दिमाग मत चाटो, और खुद का भी और मेरा भी। सर आपने ये नहीं बोला, अरे 99 चीज़ें बोली, वो तुमको याद हो रही है क्या, समझ में आ रही है क्या, ठीक है। एक चीज़ अगर नहीं बोल दी ना तो उसके पीछे मत पड़ो, अरे सर आपने ये नहीं बोला, वो नहीं बोला। ये वो पढ़ने का टाइम 2 साल था बेटा, हाँ। जब 2 साल सर बोल रहे थे डिटेल में, तब ये और वो पढ़ने का टाइम था। अब क्या है, अब स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ने का टाइम, और स्पेसिफिक चीज़ें बता रहा हूँ आपके भले के लिए, मेरे भले के लिए नहीं, ठीक है। तो उन पे फोकस करो। आखिरी क्या था, ये FeS2 बोला मैंने, आयरन के पायराइट्स, भाई कोई भी पायराइट्स को भी सल्फर के कंपाउंड ले लो जो नेचर में प्रेजेंट है, हीट करो ऑक्सीजन के साथ, घूम फिर के क्या बनने वाला है, सल्फर डाइऑक्साइड। एकदम तरोताजा हो जाओगे एकदम, सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल मत लेना पागल, हाँ। तरोताजा हो जाओगे रिएक्शंस पढ़ के, सब में से क्या बन गए, सल्फर डाइऑक्साइड, खत्म। अब रिएक्शंस ऑफ SO2 देख लो भाई, शॉर्ट शॉर्ट में आपको लिख के दे रहा हूँ, फटाफट रिवाइज करते जाओ। अब देखो रिएक्शंस देख लो SO2 के, ये भी धड़ाधड़ कैसा ही लिखा है मैंने फॉर्मेट जो लिखा है उसको फॉलो करो, देखो समझो कि कैसे रिएक्शन पढ़े जाते हैं कहते बच्चों, देखो ध्यान से, ठीक है। अब एक एक करके आप लिखते जाओ कि किसके साथ रिएक्शन करना है। पहले आप क्लोरीन के साथ कर लो, फिर ऑक्सीजन के साथ कर लो, ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साथ करोगे तो किस में करोगे, V2O5 के प्रेजेंस में करोगे। फिर NaOH के साथ करो रिएक्शन इसका, सल्फर का, सल्फर डाइऑक्साइड का। फिर Na2SO3 के साथ कर लेंगे फिर आयन के साथ रिएक्शन कर लो, ठीक है। फिर KMNO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, लास्ट में I2 के साथ। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें एरो पे क्या क्या लिखनी है, जैसे कि इसका वाटर सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्ट है भाई इसका सॉल्यूशन बना लो, आयन का भी सॉल्यूशन बना लो, है ना। KMNO4 का भी ऑब्वियसली क्या बना लो, सॉल्यूशन बना लो, आयोडीन का भी क्या बना लो, सॉल्यूशन। देखो मैं पैटर्न बता रहा हूँ, बस पैटर्न पकड़ो, बाकी तुम्हारी लाइफ एकदम सॉर्टेड है ना। ये पैटर्न समझ में आ गया कि भाई SO2 के इन सब के साथ रिएक्शन करने। ये देखो ये दो नॉन, अब ये भी देखो दो नॉन मेटल्स हैं, ये बेस है, ये बेस का सॉल्ट है ना। ये इस तरह से, ये एक डायरेक्ट मेटल है, ये एक डायरेक्ट नॉन मेटल, ये इस तरह से आपके रिएक्शंस में लिख रहा हूँ, हाँ। क्लोरीन भी है, आयोडीन भी है, फर्क समझना कहाँ पे क्या बन रहा है, ठीक है। और यहीं पर मस्त एकदम आपको क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट की भी, और आपको जो फैक्चुअल चीज़ है वो याद भी रह जाएगी। क्लोरीन के साथ में बड़ा यूनिक एक चीज़ बनाता है ये, SO2Cl2। क्या बनाता है, SO2Cl2, जिसको आप सल्फ्यूरिल क्लोराइड के नाम से जानते हो। क्या नाम से, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। अब तुरंत आपका सवाल आएगा कि सर फिर ये आयोडीन के साथ में तो SO2I2 बना देना चाहिए। नहीं, क्योंकि SO2I2 स्टेबल नहीं होता। यहाँ पर ये बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बना देता है एक बड़ा यूनिक चीज़ H2SO4 + HI। तो ये दोनों रिएक्शन आपको कंपेयर करके साथ में समझ के याद भी करने हैं और लिखने भी हैं और प्रैक्टिस करने, ठीक है ना। कि SO2 को क्लोरीन के साथ अलग और आयोडीन के साथ अलग, है ना, इस तरह से। क्यों, क्योंकि भाई ऑब्वियसली SO2I2 स्टेबल नहीं होता, वो नहीं बनता। SO2Br2 भी नहीं बनता फॉर दैट मैटर, वो भी ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। ओके, ऑक्सीजन के साथ V2O5 तो अभी पक गए, ये तो पता ही चल गया भाई, SO3 बनता है। NaOH के साथ Na2SO3 बन जाता है, Na2SO3 के साथ NaHSO3 बन जाता है। समझे, देखो ध्यान से, NaOH के साथ ये बन रहा है, फिर उसी को फर्दर रिएक्ट करो, ये बन रहा है। समझ गए ना, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो सोडियम सल्फाइड बनेगा, फिर बाइसल्फाइड बनेगा। इसको एक फॉर्मेट में भी लिख सकते थे पूरा एक लाइन में, है ना, 2 स्टेप में।
और यही इसलिए लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और आई एम श्योर आ गया होगा। ठीक है, आयरन के साथ भाई ऑब्वियसली FeSO4 बनाएगा वो, है ना। FeSO4 पानी में है तो फिर वो FeSO4 का सॉल्ट जो है वो Fe अलग और सल्फेट अलग हो जाएगा। ठीक है, KMnO4 के साथ ऑफ कोर्स भाई क्या बनाएगा, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2SO। अब सोचोगे ये कहाँ से आ गया भाई, तो देखो फंडा ये है कि SO2 जो है ना अगर पानी में घुलता है तो वो अल्टीमेटली तो एसिड सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, और सल्फ्यूरस एसिड को कोई भी मेटल दिख गया तो वो घूम फिर के उसका सल्फाइड या सल्फेट बना, सल्फ्यूरस या सल्फ्यूरिक एसिड को कोई भी मेटल दिख गया, ये आयरन पोटेशियम मैंगनीज, तो उसका सल्फाइड या सल्फेट वो बनाएगा ही। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गए आपके सारे सल्फर डाइऑक्साइड के रिएक्शंस भी डन, है ना। लास्ट आपका ग्रुप 16 का है एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, वो है किंग ऑफ केमिकल्स, क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड, MCQ क्वेश्चन आता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि किसी कंट्री की जो आपकी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है वो कैसे मापी जाती है, कैसे मेजर की जाती है, उसकी डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है कि उसकी इंडस्ट्रीज में सल्फ्यूरिक एसिड की खपत, उसकी यूजेज कितनी है, उसके ऊपर मेजर किया जाता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का प्रोसेस भी देखते हैं और अपन उसके ये भी देखते हैं। उसके पहले देख लेते हैं उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, हर एक चीज़ देखो डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं, डिटेल भी है शॉर्ट भी है, क्या बात है, आयरॉनिकल है ना, शॉर्ट भी है डिटेल भी, क्या बात है ना। स्ट्रक्चर क्या है, H2SO4 आपका सल्फर है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ग्रुप 16 है ना भाई तो 6 बॉन्ड बना सकता है, ये लो 6 बॉन्ड बना दिए, कोई लोन पेयर नहीं बचा। अब इसमें बहुत सारे आपको सवाल वो पूछ सकता है कि कितने डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, कितने O और H के बॉन्ड हैं, कितने SO बॉन्ड हैं, कितने S डबल बॉन्ड O हैं, कितने लोन पेयर हैं, स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, टेट्राहेड्रल है, ये सारी फालतू चीज़ें, फालतू बातें वो आपको पूछ सकता है। फालतू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार आप स्ट्रक्चर बनाना सीख गए तो ये एक्चुअली आपके लिए फालतू ही है, समझ गए ना। हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3, हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3, स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहेड्रल है। क्यों है हाइब्रिडाइजेशन sp3, बचपन में सिखाया था मैंने आपको, ये देखो सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब sp3 खत्म, है ना, 4 सिग्मा मतलब sp3 खत्म, कितना इजी बात है ना। लोन पेयर है नहीं, बाकी सारे स्ट्रक्चर वगैरह आपको समझ में आ गए। अब MOP की बात करते हैं भाई, तो MOP वैसे आपके सिलेबस के हिसाब से कायदे से देखा जाए तो आपको एक ही MOP पूरा डिटेल में पढ़ लेना चाहिए, उसका जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। वैसे इसके और भी बहुत सारे MOPs होते हैं, ठीक है, लेड चेम्बर प्रोसेस होता है ना, से अलग अलग इसके MOPs बताए जाते हैं, लेकिन आपको सारे के सारे करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वैसे इसको विट्रियोल भी कहते हैं बाय द वे, किंग ऑफ केमिकल्स तो कहते ही हैं सर, और हाईली एसिडिक है। विट्रियोलिक, कोई चीज़ विट्रियोलिक है मतलब कि हार्मफुल होती है आपके स्किन के लिए, उसको विट्रियोलिक कहते हैं ना, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है ऑब्वियसली हार्मफुल है। अभी कॉन्टैक्ट प्रोसेस का स्टेप नंबर 1, 2, 3 एंड 4 सबसे आसान, बड़ा लगता है स्टेप्स, ऐसा लगता है अरे 4 स्टेप है सर, इतना बड़ा रिएक्शन है, बहुत आसान है। देखो पहले मैं सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बना लूँगा, क्या बना लूँगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अब ध्यान देना, देखो कहाँ से इसको स्मार्टली कैसे समझना है। अब बोलोगे सर टेक्स्ट बुक में ये वाला तो आप तो बड़ा सिंपल सिंपल वाला बता रहे हो, टेक्स्ट बुक में एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिया है, टेक्स्ट बुक खोलो कॉम्प्लिकेटेड सा कौन सा दिया वो भी बताता हूँ गधो, ये देखो ये वाला दिया हुआ है टेक्स्ट बुक, है ना। ओके, तुमको अल्टीमेटली तो फर्स्ट स्टेप में SO2 बनाना है ना, तुम इनमें से कोई भी ले लो ना, SO2 ही बनाओ, क्या दिक्कत है तुमको, कोई भी ले लो SO2 बना लो, कौन सी बड़ी बात है। तो टेक्स्ट बुक में एक बड़ा लंबा चौड़ा सा रिएक्शन दिया हुआ है, इसको बैलेंस करके इसको 11O2, है ना, और इसमें आपके ये दिए हुए हैं 2FeO, इसका बाय प्रोडक्ट ये वो, जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये समझा रहा हूँ मैं, और आपको ये समझना है कि बनाना तो क्या है, SO2 ही है ना भाई। तो फर्स्ट स्टेप में सिंपल तरीके से बनाओ SO2। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, आप बोलोगे सर ये तो हमको रट गया है भाई, ये तो हमको रट गया है कि SO3 बन जाएगा, और कैसे बनेगा, V2O5 के प्रेजेंस में। ये तो ये गलत करके आए ना तो लाठी से डंडे से मारूंगा मैं, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और गलत करके आए तो, ठीक है, ढूंढ ढूंढ के मारूंगा तुमको मैं घर पे आके, नहीं मजाक कर रहा हूँ, बट प्लीज़ ये गलत मत करके आना अगर आया एग्जाम में तो। V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तीसरा स्टेप क्या है, ये जो SO3 आपने बनाया वो H2SO4 के साथ मिलके
क्या बनाता है, ओलियम, H2S2O7, सिर्फ ऐड कर दो, जोड़ दो और लिख दो, है ना। और H2S2O7 प्लस वाटर लास्ट में 2 मोल H2SO4 देता है। मतलब आप बोलोगे अच्छा सर क्या मतलब कि H2SO4 बनाने के लिए H2SO4 यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, H2SO4 बनाने के लिए H2SO4 यूज़ करना पड़ेगा। इसका नाम है ओलियम, इसका नाम है ओलियम। ओके, समझ में आ गया, एमओपी एकदम आसान। अब रिएक्शन सर याद नहीं रहते, अरे कोई नहीं, बस देखो 2-2 मिनट फटाफट सारे रिएक्शन देखो करा रहा हूँ, रिएक्शन सारे याद हो जाएंगे, हो रहे हैं आई एम श्योर। अगेन देखो फटाफट आपके लिए मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पर तैयार कर दी। पहले H2SO4 किसके साथ भाई, पानी के साथ मिलाओगे तो क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा ऑब्वियसली, यानी कि सल्फेट अलग हो जाएगा, ये तो एसिडिक कैरेक्टर यहीं से प्रूव हो रहा है, सीधी बात है। ओके, तो भाई सल्फ्यूरिक एसिड का कोई भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक ही होगा ना, सीधी बात है। फिर क्या करना है, अलग अलग मेटल्स के साथ में इसका रिएक्शन करके देखो, जैसे कॉपर के साथ में कर लो, सोडियम के साथ में करो। बस सोडियम वोडियम के साथ तो करने की जरूरत भी नहीं, मैंने क्या बोला ऊपर यहाँ पर ऑलरेडी बना दिया है ना, देखो कि भाई आयन के साथ, पोटेशियम के साथ, मैंगनीज के साथ, हर एक के साथ सल्फेट ही बनाएगा घूम फिर के। रिमेंबर रिमेंबर, कुछ नहीं समझे तो मेक सल्फेट, मेक करस्पॉन्डिंग सल्फेट, बस कुछ नहीं समझे, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है, 99% ऑफ द टाइम्स यू कांट गो रॉन्ग इफ यू मेक द करस्पॉन्डिंग सल्फेट, दैट्स इट। सल्फेट सॉल्ट बना दो, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। जैसे कॉपर है तो भाई कॉपर के साथ क्या बनाओ बताओ, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस है, क्या बनाओ सर, CuSO4 बनाऊंगा यार, उसमें क्या क्या बनाऊंगा, CuSO4 बनाऊंगा। फिर आपको मैं बोलूँ अच्छा सल्फर के साथ ही रिएक्शन करना है, किसके साथ, सल्फर, पहले ज़रा लिख दूँ क्या, सल्फर है, कार्बन है, फिर सॉल्ट्स के साथ भी है, NaCl के साथ, फिर पोटेशियम नाइट्रेट के साथ, फिर कैल्शियम फ्लोराइड के साथ रिएक्शन है सॉरी, फिर आपका सुक्रोज के साथ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, तो वो पता चल जाता है। और आपका और किसके साथ रिएक्शन करें बताओ, किसके साथ करें, क्लोरो PCl5 के साथ कर लेते हैं, ये भी दिया हुआ एक अच्छा रिएक्शन आपका, है ना। अलग अलग इस तरह से रिएक्शंस। अब जरा प्रोडक्ट्स को जज करते हैं, बोलो कॉपर के साथ में CuSO4, सीधी बात है, अब क्या रिलीज होगा, SO2H2। अगेन देखो ध्यान में रखना कि सल्फेट जो है वो ज़्यादातर केसेस में क्या रिलीज करेगा, SO2 गैस रिलीज करेगा। तो जो जो मेटल है अगर, तो मेटल का सल्फेट बना देना और बची कुची चीज़ों को क्या कर देना, SO2 या H2O के फॉर्म में रिलीज कर देना, खत्म। देखो यहाँ पर भी क्या है, बोलोगे सर SO2 + H2, खत्म। अच्छा यहाँ पर कोई मेटल था, सॉल्ट बनाने की ज़रूरत थी, नहीं, तो मेटल है ही नहीं, सॉल्ट बनाना ही नहीं, तो सिर्फ प्रोडक्ट ही यही है, बैलेंसिंग अपनी कर लो, बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर कोई मेटल है नहीं, तो कार्बन का कोई सल्फेट तो बनेगा, मेटल तो है नहीं, कोई सल्फेट तो बनेगा नहीं, तो क्या बनेगा सर, कार्बन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड और वाटर। देखो मतलब इससे ये सबसे क्या प्रूव हो रहा है, इसका बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नेचर प्रूव हो रहा है कि नहीं, क्या प्रूव हो रहा है, इसका बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नेचर प्रूव हो रहा है। इसमें जब मेटालिक सॉल्ट के साथ हो रहा है, एक ट्रिक बता देता हूँ, देखो एकदम से ध्यान में तुमको ट्रिक बैठ जाएगी, सिर्फ H2SO4 का एक हाइड्रोजन हटाओ और मेटल लगाओ, मतलब कि एक हाइड्रोजन हटाओ और मेटल लगाओ, मतलब मैंने क्या बोला, NaHSO4 बनेगा। देखो एक हाइड्रोजन हटा के, क्योंकि भाई हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, मेटल की, सोडियम की वैलेंसी 1, खत्म। अब बचा क्या, आप बोलोगे सर एकदम इजी यार, यहाँ से इसने H दिया था, इसने H दिया था, इसने Cl दिया था, HCl बना दिया, कोई रॉकेट साइंस है, कुछ नहीं है भाई। फिर KNO3 खुद ही जज कर लो यार, खुद ही जज कर लो। आप बोलोगे देखो सर मेटल तो हमको मिला, मेटल मिला, मेटल का सल्फेट तो बनने वाला है, ये तो पक्की बात है, ठीक है, बट मेटल कैसा था, 1 वैलेंसी वाला था, तो सल्फेट बनेगा कि बाई सल्फेट बनेगा, बस यही तो लॉजिक था, देखो ऊपर भी खत्म, इजी है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या बनेगा, HNO3, देखो कितना इजी लग रहा है भाई, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड बन गया, क्या मतलब मजाक इजी लग रहा हो, बताओ। चलो कैल्शियम, कैल्शियम का पूरा सल्फेट बनेगा, क्योंकि भाई वैलेंसी उसकी ये 1 वाला नहीं था, देखो ये दोनों वैलेंसी 1 वाले थे, तो इन्होंने बाय सल्फेट बनाया, कैल्शियम क्या बनाएगा, सीधा सीधा सल्फेट बनाएगा, और क्या बचा HF। देखो बोलोगे अरे वाह, ये सर ये तो मतलब लॉजिक समझ में आ गया यार, यहाँ एसिड 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 बाय प्रोडक्ट, और यहाँ पर बाय सल्फेट सल्फेट, मेटल के साथ में कॉम्बिनेशन, मेटल है तो सल्फेट सल्फेट, देखो बाय वैलेंट मेटल है 2 वाला तो सल्फेट, सिंगल वाला है तो बाय सल्फेट, कितना मस्त एकदम ईजी,
समझ में आ गया? आई एम वेरी वेरी श्योर। ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये डायरेक्ट एमसीक्यू में आता है स्टूपिड सवाल बट एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछा जाता है। ये बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना। H2SO4 की सबसे मस्त क्वालिटी क्या है कि वो बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बहुत यूज़ करते हैं इसको। तो ये क्या करेगा, ये 12 कार्बन और जितने आप पॉसिबल वाटर मॉलिक्यूल निकाल सको, कितने वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, 11H2 है ना। और ये जो बर्न्ट कार्बन है ना, ये आपका जो बेसिकली आप ये बोलते हो कि मतलब इसको आप चारिंग, क्या बोलते हो, चारिंग कोई चीज़ एकदम जल भून के राख हो जाती है उसको चारिंग बोलते हैं ना, यहाँ पर वैसा हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। PCl5 के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन होता है। PCl5 के साथ में क्या रिएक्शन होता है, देखो यहाँ पर आपके पास जो H2SO4 था ओरिजिनली, उसमें एक OH ग्रुप निकल जाता है और क्या ऐड हो जाता है, Cl। तो एक OH निकल जाता है, ध्यान देना, एक क्या निकल जाता है, OH। तो ऑक्सीजन एक कम हो गया और हाइड्रोजन एक कम हो गया, मतलब क्या बचा। तो बोलेगा सर देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से समझा दूं क्या, ये ऐसा समझ गए। अब इसका फॉर्मूला बता दूं तो आप बोलोगे सर HSO3Cl, इस तरह से, है ना। बट स्ट्रक्चर समझ जाओगे तो और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पता चल जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड। अगेन ये यूनिक है PCl3 के साथ रिएक्शन, है ना। OH ग्रुप। अब अगर इसको आप मैकेनिज्म को समझो तो देखो ऑर्गेनिक में मैंने आपको ऐसे बताया, PCl5 का या एक्शन क्या होता है, OH ग्रुप को निकालता है और क्लोरीन को लाता है। ठीक है, उसने OH ग्रुप को निकाला, क्लोरीन को लाया, तो बाय प्रोडक्ट PCl5 से हमेशा क्या बनता था, देखो आप बोलोगे अरे वाह सर ये तो ऑर्गेनिक में भी हमने पढ़ा हुआ, हमको याद है, POCl3, खत्म, है ना। ये बन गया आपका बाय प्रोडक्ट भी एकदम बढ़िया आसान तरीके से। ये PCl3 होता तो क्या बनाते आप H3PO3 बना देते, खत्म, है ना। देखो सल्फ्यूरिक एसिड के भी सारे रिएक्शंस खत्म। ग्रुप 16 काफ़ी इन डेप्थ डिटेल में अपन ने बात कर ली। जैसा मैं बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ थोड़े बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं ग्रुप 16 के जो आप थोड़े से ध्यान में रख लेना। जैसे कि फैक्चुअल में क्या आएगा, जैसे ये पिकलिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, वो सारी चीज़ें। आखिरी लास्ट चीज़ जो आपको ग्रुप 16 में अच्छे से पढ़नी है वो है ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, वो है ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सी एसिड्स जो बोलना है वो आप बोल देना। ठीक है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, आइडियली यू शुड से ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सो भी बोलते हैं बहुत लोग, ठीक है, दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम। ऑक्सो एसिड्स की मैं आपको बता रहा हूँ सुपर डुपर ट्रिक बच्चों, सुपर ट्रिक बता रहा हूँ। इससे आसान तरीके से आपने कभी ऑक्सो एसिड्स नहीं पढ़े होंगे, ऑक्सी एसिड्स नहीं पढ़े होंगे, नहीं लिखे होंगे, ये मेरी गारंटी है। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर में पहले आप क्या याद कर लो, सीधा सीधा देखो, थायो डाइथायो पायरो, थायो डाइथायो पायरो, मैं इस तरह से आपका सीक्वेंस लिख के दिया मैंने आपको। अब पहले 3 में आप क्या लिखो, थायो के साथ लिख दो सल्फ्यूरस, इसके साथ लिख दो नस, डाइथायो नस, पायरो सल्फ्यूरस, यानी कि पहले वाले OUS फॉर्म, मतलब लेस ऑक्सीडाइज फॉर्म। नेक्स्ट 3 का जो सेट है ये आप समझ ही गए होंगे, ये IC फॉर्म है, यानी कि थायोनिक, डाइथायोनिक और पायरोसल्फ्यूरिक, है ना। एकदम मजेदार, समझ में आ गया होगा कि अच्छा पहले हम लोग लेस ऑक्सीडाइज फॉर्म लिखेंगे फिर मोर ऑक्सीडाइज फॉर्म लिखेंगे, ओके। उसके बाद हम आते हैं कि इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बोलो सर हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रटना पड़ता है, समझ में नहीं आता है या याद नहीं रहता, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, टेंशन मत लो। Just one second, let me just drink some water. Okay, now थायोसल्फ्यूरस, डाइथायोनाइज, पायरोसल्फ्यूर, पहले इन तीनों की बात करते हैं। ठीक है, तो अच्छा सब में कॉमन क्या करो कि आप HSO, है ना, अल्टीमेटली ये तो फॉर्मूला जो है कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फर के किसी भी ऑक्सी एसिड का, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन ये तो रहेंगे ही, है ना। बस ये कितने कितने हैं इसके ऊपर पूरा गेम है बॉस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, थायोसल्फ्यूरस में क्या है, 2 2 2, सबसे इजी, है ना। पूरे कॉलम को ऐसे याद कर लेना, फटाक से आपको याद हो जाएगा, 2 2 2, H2 S2 O2।
है ना। डाइथायोनस में क्या है, 2 2 4, ठीक है। पायरोसल्फ्यूरस में क्या है, 2 2 5। देखो कितना इजी लग रहा हो। अब बोलोगे सर 223 कहाँ गया यार, 223 दिख ही नहीं रहा है। हाँ है ना, 223 ये रहा, थायोसल्फ्यूरिक। अच्छा, थायोनिक को आप थायोसल्फ्यूरिक भी बोल सकते थे अगर आपको मन करता। तो इन इन तीनों को इन तीनों को सल्फ्यूरस और इन तीनों को सल्फ्यूरिक ऐसा भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए तो इसको आप लिख सकते थे वैसे उस तरह से। 223 भी समझ में आ गया। डाइथायोनिक, ध्यान से देखो, डाइथायोनिक, डाइथायोनिक है आपका 2 2 6। और पायरोसल्फ्यूरिक जो है आपका वो है 2 2 7। अब बोलोगे सर 2H2S2O7 तो ऊपर आपने ओलियम लिखवाया, ये रहा। हाँ, ओलियम का दूसरा नाम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ये हुई ना बात। देखो तो सारे बन गए, 222, 223, फिर 4 5 6 7। बस एक आपको याद रखना है कि ये सीक्वेंस इस तरह से, बस 222 यहाँ पे और फिर 223 यहाँ है, बाकी बस सीधे फट 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 बन गए। अच्छा, एक बार आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले मिल गए तो स्ट्रक्चर भी बड़ा आसान है बच्चों, है ना। एकदम बड़ा आसान स्ट्रक्चर तरीका भी बनाना एकदम ही इजी है। देखो ध्यान से, यहाँ पे बना लेते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर में कोई टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रक्चर बनाना दुनिया का सबसे इजी चीज़ है। कितने सल्फर, अच्छा सब में आप नोटिस करोगे कि मैंने जो यहाँ बनाए वो सारे के सारे 2 सल्फर वाले, क्योंकि सिंगल सल्फर वाले तो वैसे भी बड़े इजी होते हैं, ठीक है। उसको तो बनाने की सीखने की कोई बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की बात भी नहीं। सब 2 2 सल्फर वाले हैं ना। जरा एक एक करके इनको समझते हैं। थायोसल्फ्यूरस सबसे इजी तरीका, थायो वर्ड थायो से क्या याद रखना कि इसमें एस डबल बॉन्ड एस दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, एस डबल बॉन्ड एस। बना लो एस डबल बॉन्ड एस। तो ये देखो एस डबल बॉन्ड एस मैंने बना लिया। अब बचा क्या, जो बचा है वो लिख दो, ओ एच, ओ एच। और सल्फर को 6 बॉन्ड बनाने चाहिए थे तो एक इसके पास क्या बच गया, लोन पे, खत्म। देखो सल्फर की वैलेंसी 6 होती है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। एक एस एस बॉन्ड भी आ गया। एस एस मतलब राजा मौली नहीं रे, RRR जिसने बनाई थी वो। एस एस मतलब सल्फर का सल्फर के साथ बॉन्ड, ठीक है। डाइथायोनस पे आ जाओ, 2 सल्फर है भाई, 2 सल्फर बना दिए। अब इसको एक, अच्छा अगर आपको समझना है कि सर इसकी कोई मतलब कोई पैटर्न है, कोई ट्रिक है, अगर ऐसा आपके मन में सवाल है तो पैटर्न भी है ट्रिक भी है, वो भी बता देता हूँ बच्चों। ध्यान दे के समझ लेना ट्रिक को पैटर्न को। आप जब भी सल्फर का कोई एसिड बना रहे हो तो पहले जितने सल्फर लिखे वो बना लो। बोलोगे ठीक है भाई, वो बना लिए हमने। फिर हर सल्फर को एक डबल बॉन्ड ओ देना कंपलसरी, एक डबल बॉन्ड ओ दे दिया आपने, ठीक है। कितने ऑक्सीजन थे इसके पास, बोलोगे सर इसके पास तो 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ 2 दे दिए। अब क्या बचा, एच और ओ, कितने, सल्फर सल्फर बॉन्ड हो गया, ओ एच। देखो खत्म हो गई बात, है कि नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से सल्फर सल्फर बॉन्ड हो गया। और ये, है ना। डाइथायो में सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर दिखता है, क्या दिखता है, सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर, ठीक है ना। देखो पहचान इसकी क्या है, ध्यान देना पहचान क्या है। पायरो, पायरो में दिखता है सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड, ये उसकी पहचान है। पायरो में क्या दिखता है, मतलब ये होना ही चाहिए, नाम पायरो है तो ये होना ही चाहिए। बाकी मैंने फंडा तो समझा ही दिया आपको कि कैसे बनाना है। 2 सल्फर थे, दोनों को क्या डबल बॉन्ड ओ देना था, SO बॉन्ड बनाना था, ये सारी बातें पक्की थी, ये करना ही पड़ेगा। अब क्या बचा भैया, 2 OH बच गए, लगा दो यहाँ पे 2 OH, खत्म, क्या बात है, एकदम इजी। देखो मजे आ रहे हैं कि नहीं। अच्छा, इसमें अब ये भी बता सकते हो कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड, कितने लोन पेयर, ये सारी बातें, ठीक है। ये कितने H+ देगा, 2H+ देगा, तो ये डाई बेसिक एसिड है। एस डबल बॉन्ड ओ कितने हैं, SOS बॉन्ड कितने हैं, SOH बॉन्ड कितने हैं, सारी बातें आपको इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये जो टेबल मैं बता रहा हूँ इससे सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी और हो रही होंगी, आई एम वेरी वेरी श्योर, है ना। उसके बाद ये देखो, ये क्या है, सल्फर सल्फर, देखो पूरा एकदम मस्त एकदम। अरे आप बोलोगे सही है सर, थायो वर्ड आया है, थायो वर्ड से क्या पता चला, थायो वर्ड से पता चला सर सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिख देता हूँ, सॉरी, सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड। बचा क्या, मैंने क्या बोला, सल्फर को डबल बॉन्ड ओ देना ही पड़ेगा, ये OH, ये OH, चेक करो स्ट्रक्चर तैयार, H2S2 एकदम बढ़िया, कितना इजी। डाइथायोनिक, डाइथायोनिक,
है ना। मैंने क्या बोला था, थायो वर्ड आएगा तो एस एस डबल बॉन्ड दिखना चाहिए, यस। डाइथायो है तो एस एस सिंगल बॉन्ड दिखना चाहिए, हाँ। क्या है स्ट्रक्चर, चेक करेंगे। H2S2O6 है ना। देखो, सल्फर सल्फर, यस। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यस। जॉनी जॉनी, यस पापा। सल्फर सल्फर, डबल बॉन्ड हो, है कि नहीं। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गए, 6 बनाने थे, 2 और यहाँ दे दो और एस एस बॉन्ड बना दो। क्या मस्त एकदम, देखो एस एस बॉन्ड भी आ गया। सबको ऑक्सीजन ऑक्सीजन जितने मैक्सिमम दे सकते थे, जितने OH दे सकते थे, सारे बना डाले। और पायरो सल्फ्यूरिक तो मतलब कोई बाएं हाथ का खेल है यार। पायरो क्या था इसका, पहचान क्या थी, SOS था। तो भैया एस बना दिया, एस बना दिया, बीच में O तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि पायरो नाम में है, उसकी पहचान है। सल्फर को क्या डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड देना पड़ेगा। 7 ऑक्सीजन थे, इसको फिर से दे दो, 5 तो यहाँ हो गए, एक OH इधर, एक OH इधर, बात खत्म। सारे बॉन्ड्स भी खत्म हो गए, लोन पेयर बचे भी नहीं और सारे स्ट्रक्चर भी अपने तैयार हो गए। ठीक है। अब क्या बचा, अब बोलोगे सर अब बचा हमारा एक लास्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्ट MCQ में पूछते हैं, वो है मार्शल्स एसिड, है ना। मार्शल एसिड और कैरोज एसिड ये पूछते हैं अपने को। तो मार्शल और कैरो अगेन बहुत ही आसान है। वो लास्ट दो मैंने जानबूझ के रखे थे ताकि आपको उनकी यूनिकनेस पता चले। पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक, पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको आप कैरोज कहते हो, ठीक है। और एक होता है बच्चों पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसे आप कहते हो मार्शल एसिड, जिसे आप कहते हो मार्शल एसिड। ठीक है, बस ये लास्ट दो हैं, इसके बाद अपना ग्रुप 16 पूरा डन एंड डस्टेड हो जाएगा। ठीक है। अब देखो पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक और डाइसल्फ्यूरिक में क्या फंडा है। आपने नोटिस करा कि मैंने सब यहाँ पर डबल सल्फर वाले लिखे, सिंगल सल्फर वाले लिखे ही नहीं। तो यहाँ पर अब सिंगल सल्फर वाले लिख देता हूँ मैं दोनों, है ना। यहाँ पर आते हैं 2 1 और 5, H2SO5। और यहाँ पर आते हैं ये 2 2 और 8। सबसे ज़्यादा नंबर ये इसका हाईएस्ट ये है, 2 2 और 8। 8 ऑक्सीजन से ज़्यादा वो अकोमोडेट कर ही नहीं सकता। ठीक है। अब यहाँ पर पेरोक्सी वर्ड से क्या पता चला, पेरोक्सी वर्ड से पता चलता है कि SOOS बॉन्ड होना चाहिए, सूस, SOOS बॉन्ड। मतलब ये जो OO बॉन्ड है ना, ये पेरोक्सी, इसकी पेरोक्सी का मतलब ही OO बॉन्ड होता है। पेरोक्सी का मतलब क्या होता है, ये OO बॉन्ड दिखना बहुत ही ज़रूरी है ना। अच्छा आप बोलोगे सर इसमें सल्फर तो एक ही है, हाँ। तो इसकी पहचान सल्फर का बॉन्ड नहीं, इसकी पहचान है OO बॉन्ड। क्या इसकी पहचान है, OO बॉन्ड, सू और सूस, है ना, इस तरह से। अच्छा कितने सल्फर थे सर, एक ही था। क्या करना पड़ेगा उसको, पहले डबल बॉन्ड O देके पहले हटा देना भाई, हाँ डबल बॉन्ड O तो देना ही पड़ेगा। फिर O और OH, फिर यहाँ पर O और OH, चेक करो, देखो ध्यान से। कितने ऑक्सीजन बनाने थे मैंने, मैंने 5 ऑक्सीजन बनाने थे ना। तो जितने पॉसिबल मैं डबल बॉन्ड O दे सकता था पहले वो दे देता हूँ, और फिर और ऐसे आसान हो जाएगा। ये इस तरह से बने क्या, 4 1 या डायरेक्ट OH इधर, चेक करो। 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फर, यस। ठीक है, सल्फर ने यहाँ पर क्या किया, अपने 6 के 6 बॉन्ड बना लिए। और लास्ट वाला तो है बड़ा मतलब पेचीदा नाम लगता है, पर सबसे आसान है। क्या करना है, 2 सल्फर बनाना, दोनों को डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, जितने दे सकते हो ऑक्सीजन दे दो पहले उनको, डबल बॉन्ड हो, उनकी प्यास बुझा दो भाई, इनको बड़ी भूख लगी ऑक्सीजन की, इनको दे दो। फिर ओ बॉन्ड बनाना कंपलसरी था। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन बन गए। एक OH इसको दे दिया, एक OH इसको दे दिया, क्या बात है, एकदम बेहतरीन, सारे के सारे तैयार, खत्म। सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर बना ही दिया था, बाकी सारे यहाँ पर मैंने बना दिए। आपकी स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में जितने हैं उससे मैंने ज़्यादा ही बनाए, कम नहीं बनाए, ज़्यादा ही बनाए होंगे। और उससे ज़्यादा आसान तरीके से, ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर समझा भी दिया है। सो ग्रुप 16 की सारी डिटेलिंग मैंने यहाँ पे कर डाली। ठीक है, ओके। सिमिलर तरीके से अभी इसके बाद एक और वीडियो ग्रुप 17 का मिलेगा आपको। ठीक है, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।